नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे यूपी में विधानसभा सत्र और विपक्ष की सियासत की। यूपी में 3 दिवसीय सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर प्रहार करते हुए बता दिया है कि ये सत्र हंगामेदार होगा। सत्र की शुरुआत में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर बवाल मचाया। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखे वार किए। हंगामे के बीच सरकार के लिए विधानसभा में 16 विधेयक पारित कराना एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ सपा सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस दलितों के सहारे सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या को हवा देने में जुटी हुई है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए सभी पार्टियां जाति की जंग में एक दूसरे को मात देने में जुटी हुई है। और अब सवाल है कि क्या सपा योगी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस दलितों को लुभाकर मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है? हर सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में जब से राम मंदिर निर्माण की नींव डाली गई है, काम ने तेजी पकड़ी है। तभी से यूपी की सियासत में सेंधमारी शुरू हो गई है। कोई ब्राह्मणों को रिझाने में लगा है, तो कोई दलितों पर डोरे डालने में जुटा हुआ है। बीजेपी राम के सहारे यूपी विधानसभा में वापसी की तैयारी में है। एक राम नाम का सहारा, तो दूसरी तरफ मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नाम पर सत्ता की वापसी का दम भर रही है। वहीं पूरा विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। कोरोना काल में सरकार के काम और कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। 3 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने अपना तेवर दिखा दिया कि वो सरकार से हर मुद्दे पर जवाब मांगेगी। लेकिन योगी सरकार इस 3 दिवसीय सत्र में 16 विधेयकों पर मुहर लगाने की कोशिश में है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। अब पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि बस मिल गई है कि नहीं मिल गई है। और क्योंकि बस मिल गई है तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन श्रद्धांजलि के बाद स्थगित कर दिया गया। सदन में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी एक एक शोक संदेश पढ़ा और श्रद्धांजलि दी। वर्तमान विधानसभा के सदस्य, हमारे मंत्री परिषद की सदस्य रही श्रीमती कमल रानी वरुण का दिनांक 2 अगस्त 2020 को लखनऊ के SCPGI अस्पताल में निधन हो गया। वर्तमान विधानसभा के हमारे सदस्य और मंत्री परिषद के भी सदस्य श्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके सुखी परिजनों के प्रति सदन की संवेदना पहुंचाने की आपसे अपील करता हूं। योगी सरकार को इस सत्र में कई अहम विधेयकों को पास कराना है। 3 दिवसीय सत्र में 16 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी है। सरकार ने कोरोना काल में जो अध्यादेश लागू किए हैं उसे पारित कराना है। विधायक निधि स्थगित करने, मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती, कोरोना संक्रमण का इलाज करने वालों पर हमले की घटनाओं को रोकने जैसे कई फैसलों से जुड़े विधेयक शामिल है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से विधेयक पेश होने हैं। उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन वित्तीय संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन विधेयक 2020, कारागार अधिनियम 1894 में संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020,
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय संशोधन विधेयक 2020, कारागार उत्तर प्रदेश संशोधन 2020। एक तरफ सपा विधानसभा में सरकार को घेर रही थी तो कांग्रेस आजमगढ़ में दलित के घाव पर सियासी दांव खेलने में लगी हुई थी। आजमगढ़ में दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या पर कांग्रेस सियासी धार देने में जुटी है। दलित को अपना वोट बैंक मानने वाली मायावती की वोट बैंक पर कांग्रेस सेंधमारी में जुट गई है। कांग्रेस दलित के बहाने सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। आजमगढ़ में दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या पर सियासी धार देने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गांधी टोपी और व्हाइट गमछा रखने वाले कांग्रेसी नेता दलित वोट के लिए नीले गमछे में नजर आए, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेताओं को प्रशासन ने सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया तो कांग्रेस नेताओं ने सर्किट हाउस में धरना प्रदर्शन किया। जो इनको करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाते हैं न्याय दिलाने के लिए, उनको रोका जा रहा है। वो कर रहे हैं। ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। दलित की हत्या हुई, प्रधान की हत्या हुई, जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, रोज महिलाओं के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार को अंकुश लगा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। पुलिस के दम पर हमको रोकने का काम कर रही है। शायद जितनी फोर्स यहाँ लगी है, यह फोर्स उन अपराधियों को पकड़ने में लगी रहती तो अपराध इस प्रदेश से अपराध मुक्त होता। गुंडा राज कायम है, जंगल राज कायम है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सभी पार्टियां सियासी गुणाभाग में लगी हुई है। यूपी में कमजोर हो चुकी कांग्रेस दलित पर दांव चलकर मजबूत होगी। क्या सपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर फिर से मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश में है? क्या विधानसभा में योगी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र और विपक्ष की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है तो वहीं विपक्ष भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि यूपी में 3 दिवसीय सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर प्रहार करना शुरू कर दिया और ऐसे में प्रहार के साथ ये बता दिया कि ये सत्र हंगामेदार होगा। सत्र की शुरुआत में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बवाल मचाया, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखे वार किए। हंगामे के बीच सरकार के लिए विधानसभा में 16 विधेयक पारित कराना एक बड़ी चुनौती है। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर इन 16 विधेयकों को कैसे पास कराया जाएगा, पारित कराया जाएगा, और साथ ही साथ बात इस बात पर भी होगी कि जात पात की राजनीति से उठकर क्या उन तमाम और मुद्दों पर राजनीति होगी या तमाम उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो कि सीधे सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। कुमार अशोक जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के। कुमार अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उमा शंकर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। उमा शंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ विनय सिंह बिन्नी जी जुड़ गए हैं, जो कि सपा के नेता हैं। बिन्नी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक जी आपसे ही है, क्योंकि जाहिर तौर पे जहां एक तरफ सत्र के अंदर सपा सरकार को घेर रही है तो वहीं सत्र के बाहर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। ऐसे में किस तरह से इन 16 विधेयकों को पास कराया जाएगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है वह शुरू से ही माननीय योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते स्पष्ट कर दिया था कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। उसी मुद्दे पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और उस पर वो बिल्कुल कामयाब है। आज तक 3.5 वर्ष के समय बीतने पर भी एक भी मंत्री हमारा किसी को संरक्षण देने में, किसी थाने में पैरोकारी करने में, किसी नेता की पैरोकारी करने में आपके सामने नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार का विषय है, भ्रष्टाचार पर भी हमने काफी हद तक लगाम कसी है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि एक लंबे अरसे तक यहाँ पे सपा और बसपा का एक ऐसा शासन रहा है जहां पे अनियंत्रित स्थितियां रही हैं,
जो पूरी तरह से कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हमने ऐसे नदी का जहां करार ही ना हो, बिन मन बारिद देखई कैसे, बिन जन बारिद देखई जैसे, जैसे बिना बारिद के जो जल बहता है उस प्रकार से मनमानी हो रही थी। उस जंगल राज को पूरी तरह से लगाम कसने में उनको कामयाबी मिली है। जो अपराधी मारे जा रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उसको आज ये जातिगत समीकरण दे रहे हैं। आज संजय सिंह जो है फिर एक अपराध करके, जिनके ऊपर 14 से अधिक मुकदमे हैं, स्वयं मकान हड़पने तक का मुकदमा उनके ऊपर है, बलात्कार का मुकदमा है, गुंडा एक्ट का मुकदमा है, वो एक विधायक की गाड़ी में बैठ करके सदन में पहुंच जाते हैं, और जबकि विधायक नहीं है वो, लेकिन वो सदन के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर उन्होंने कानून तोड़ा। तो इस प्रकार से जो विपक्ष आज जो टांग खींचने का काम कर रहा है, वह विपक्ष जो है पूरी तरह से हताशा और मायूसी का शिकार है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष जातिगत बात कर रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहा है। अगर जो अपराधी जिसके ऊपर 70 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो आज तक घूम कैसे रहा था? एक मुकदमा उसके विरुद्ध लिखाया उसके भतीजे ने कि हमारा मकान हड़पा जा रहा है, हमको मारने की शंका की जा रही है, हमारा मकान लिखा पढ़ी करा लेंगे, तत्काल एक FIR पर वो अरेस्ट होता है। इसी प्रकार से चाहे विकास दुबे का मामला रहा हो, उसको पकड़ा जाता है। ठीक है विनय सिंह बिन्नी जी, ठीक है सर, वांछित था, ठीक नहीं पकड़ा है। गया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप लोग चलने की बात कर रहे हैं, ठीक है विनय सिंह बिन्नी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अपराध के मामले में सरकार तो ये कह रही है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। अगर क्राइम का ग्राफ बढ़ता है या फिर अपराधी बेलगाम होते हैं या फिर अपराध ज्यादा बढ़ता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर विधानसभा में हंगामा क्यों? देखिए नेहा जी, ये बातें जो भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, ये एक हास्यास्पद है। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, यहाँ के लोग भयभीत हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। तो अपराध के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम आपको पिछले जुलाई में अगर चलते हैं, बात करते हैं, एक दिन में 17 जुलाई को ही अगर आप उठाकर ले लीजिए तो सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर के 10 लोगों की हत्या होती है। 17 जुलाई को ही संभल में 3 कैदी फरार होते हैं, जिसमें 2 पुलिस वालों की हत्या करके फरार होते हैं। 17 जुलाई को ही बाराबंकी में 10 साल के बच्चे का फिरौती के रूप में 20 लाख रुपया मांगा जाता। 17 जुलाई को एक लखनऊ में एक मैनेजर की हत्या होती है। 17 जुलाई को मलियाबाद में बैंक मैनेजर की हत्या होती है। 17 जुलाई को ही अलीगढ़ में मदरसे में रेप कांड हुआ। 16 जुलाई को अब गोकसी मामले में जो है प्रतापगढ़ में आगजनी हुआ। प्रतापगढ़ में BHP नेता की 16 जुलाई को ये हत्या का एक सिलसिला इतना बेढक तरीके से बना हुआ है कि आप इसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह सरकार ऐसा लगती है जो अपराध संरक्षित एक अपराधी द्वारा चलाई जा रही सरकार है। यह लगता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक लोकतंत्र स्थापित हुई और एक जनप्रिय सरकार है। यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप ले लीजिए अभी जो लॉकडाउन गुजरा है, अभी एक में बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में आज के ऐसे हालात है क्या? आप ले लीजिए, आज आप ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में आज से ऐसे हालात है क्या? सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सबसे ज्यादा अपराध ये राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट है, जो सरकारी आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे हिंसा हुए। क्यों हुए? क्योंकि किसी के पास नौकरी नहीं है। ठीक है, बहुत संक्षिप्त में अशोक जी अपना जवाब दीजिए, उसके बाद उमाशंकर पांडे जी के पास चला जाएगा। जी अशोक जी, जो हमारे विनय जी कह रहे थे कि महिलाएं निकल नहीं रही हैं, इनको पता नहीं कोरोना की वजह से नहीं निकल रही हैं, उनको प्रिवेंशन के लिए कहा गया है। और जहां तक अपराध की बात है, पहली बार विजय मिश्रा को बचाने के लिए मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर लेके आए थे। अब की बार क्यों कोई बचाने नहीं आया? मुलायम सिंह या कोई व्यक्ति क्यों हेलीकॉप्टर लेकर के विजय सिंह को उठाने और बचाने नहीं आया? आज एक भी अपराधी को बचाने के लिए किसी नेता की हिम्मत नहीं है। वो अपने गले में तख्ती टांग करके और लोग थाने में हाजिर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां आज उत्पन्न है। और मैं आंकड़े भी दूंगा, आगे में सारे आंकड़े मैं इनको दूंगा कि कितने बलात्कार के बलात्कारी मंच पे साझा करते थे। वही बलात्कारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी मंच पे बैठे रहते थे, जिसको बाद में योगी सरकार ने जेल भेजने का काम किया। इनके कमीना मंत्री थे। तो ऐसी परिस्थितियों में कम से कम इनके मुंह से अपराध और अपराधी की भाषा अच्छी नहीं लगती। पिछले साल 136 हत्या के मुकदमे दर्ज हुए, हत्या हुआ, और इस साल यह आंकड़ा बढ़ करके 240 पर जाकर के खत्म होता। और
ये कहते हैं कि गिन्नी जी। आंकड़ा कम हुआ है, अपराध कम हुआ है, ये जो सरकारी गिन्नी आंकड़ा जी, है, हम आंकड़ों उसी की को बात लेकर के करेंगे अगर तो बात सर हम करें उन आंकड़ों तो की भी दुगुना बात करेंगे। हुआ है। सर, ये अपराध रहित सरकार है ये। सर आंकड़े अगर उठाएंगे तो और आंकड़े आप अगर कह रहे उठाना है तो हैं सर बिजरा की बात पिछले कर के रहे भी हैं, आंकड़े इसी उठाएंगे। बिजरा नहीं, के वोट के लिए यही पिछली सरकारों के भी सर यही आंकड़े उठाए भारतीय जाएंगे, जनता देखा पार्टी की जाएगा कि सरकार कौन सी जब सरकार में बिजरा के कितना परिक्रमा कर रही क्राइम थी, का तब ग्राफ बिजरा बढ़ा है। खराब नहीं ठीक थे। है, उमा शंकर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर बहुत सारे मुद्दे हैं प्रदेश में, कानून व्यवस्था का मुद्दा है जिस बात पर अभी हम बहस कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों से जुड़े हुए मसले हैं, कोरोना का मसला है, ऐसे तमाम मसले हैं, लेकिन आजमगढ़ क्यों इतना प्रिय लगने लगा कांग्रेस को? नेहा जी, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सत्यमेव जयते ग्राम प्रधान भी रहे, दलित भी हैं, उनकी हत्या हुई, कांग्रेस के नेता वहां जा रहे हैं। ये विपक्ष का काम है, ये विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां कहीं पीड़ा हो, जहां कहीं अन्याय हो, वहां पर विपक्ष को दिखना चाहिए और जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें क्या कोई गलत है, क्या कोई गुनाह है? संजीत यादव दलित नहीं थे, वो यादव थे। उनके यहाँ भी अजय लल्लू जी जा रहे थे और योगी जी की पुलिस ने हम सबको अरेस्ट किया। कमलेश तिवारी जी के यहाँ हम लोग खुद गए थे, अध्यक्ष जी अजय लल्लू जी गए थे, मैं स्वयं उनके साथ सीतापुर गया था। विवेक तिवारी के यहाँ राज बब्बर जी हमारे तब अध्यक्ष थे, लखनऊ में योगी जी की पुलिस ने उनको गोली मारा था, हम गए थे। ये विपक्ष का काम है, नैतिक जिम्मेदारी है, जहां अन्याय होगा वहां विपक्ष दिखे, यही लोकतंत्र का तकाजा भी है। लेकिन अभी मैं जो कहने जा रहा हूं वो मैं नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की आवाज मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी भयावह है, कैसा जंगल राज है, कैसा गुंडा राज है। इनके एक विधायक थे अलीगढ़ का, आपने सुना होगा, उसमें इन्हीं की पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश जो गोपा मऊ के एमएलए हैं, उन्होंने कहा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा भी दिन आएगा, एक दरोगा एमएलए से तू तेरा कह के हाथ पैर भी तोड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके गोपा मऊ के विधायक श्याम प्रकाश ने कहा। इन्हीं के एक विधायक हैं राकेश राठौर, उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो अपराधियों को नहीं, विधायकों को प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा। इनके दूसरे विधायक गोरखपुर के ही राधा मोहन अग्रवाल ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी को तत्काल मुख्यमंत्री जी हटाइए, नहीं तो छवि अब बचेगी नहीं। ये इनके राधा मोहन अग्रवाल ने कहा। हालांकि पहले उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र कह के सीना ठोका और जब उनको डांट पड़ी होगी तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। इन्हीं के सांसद हैं जयप्रकाश रावत। पूरी रिएक्शन ले लेते हैं इस बार। कुमार अशोक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर जयप्रकाश रावत ने कहा कि हमने, नेहा जी लास्ट बात मैं पूरी कर लूं। जयप्रकाश रावत इनकी पार्टी के सांसद हैं हरदोई से, उन्होंने कहा मैंने अपने सांसद निधि से 25 लाख रुपए दिए और ये कमीशन खा गए, ये कमीशन खा गए, ये सरकार है। पीजीआई लखनऊ। ठीक है, उमा शंकर जी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि अगर विपक्ष जाना चाहता है सत्यमेव जयते के परिवार से मिलने, तो दिक्कत किस चीज की है? क्यों प्रशासन रोकता है? नेहा जी हमें याद नहीं, एक सेकंड जवाब देने दीजिए। नेहा जी देखिए अशोक जी कैसे छोटे भाई याद करके आए हैं, इनको पूरा बोलने दीजिए। प्रदेश की इस पीड़ा पर किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, किस तरीके से ये पीड़ा को हंसी में उड़ा रहे हैं। और भी कोई है? भारतीय जनता पार्टी की आत्ममुग्धता और अहंकार को दर्शाता है। मैं पीजीआई की अंतिम बात कर रहा था। पीपीई किट और मास्क पहले पीजीआई खरीदती थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे वापस ले लिया। ठीक है उमा शंकर जी, ठीक है, आएंगे सर आपके पास, आपको फिर मौका देंगे बोलने के लिए। सप्लाई किए, ठीक है, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा पीजीआई के डॉक्टर को। ये तो स्थिति है उत्तर प्रदेश की। ठीक है सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं सर। सवाल यही है मेरा कि जब विपक्ष जा रहा है परिजनों से मिलने, सत्यमेव जयते के परिजनों से मिलने विपक्ष जाना चाहता है, तो इसमें दिक्कत क्यों रोका जाता है उन्हें? नेहा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये वो विपक्ष है जहां आंकड़े जारी होते हैं कि पूरे एनकाउंटर 154 हुए, उस 154 एनकाउंटर में 48 अल्पसंख्यक क्रिमिनल्स, 48 अल्पसंख्यक अपराधी मारे गए, 11 ब्राह्मण अपराधी मारे गए, 37 क्षत्रिय अपराधी मारे गए और 6
यादव अपराधी मारे गए और उसके बाद ये विपक्ष हल्ला करता रहा, सपा और कांग्रेस मिलकर के कि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण कि अब जैकेट का सीजन आ गया है, तो जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन करके तो निकलने का समय आ चुका है। बरसात है, मेंढक टर करेंगे, लेकिन मैं इनके सामने पूरी तौर पर ये बताऊंगा कि आज क्राइम की जो स्थिति है, कौन विधायक क्या कह रहा है, वो विधायक कहीं सामने नहीं आया। उसने टीवी पे क्या बोला उसके बाद कहीं आया नहीं। स्पष्टीकरण यह है, मैंने आपके टीवी चैनल में सबसे पहले बोला कि एक भी व्यक्ति अगर हमारे थाने में सिफारिश करता हुआ पाया जाए तो पार्टी में उस व्यक्ति का निष्कासन सुनिश्चित है। हमारे यहाँ जो गठजोड़ था खादी का और पुलिस का और अपराधी का, वह पूरी तौर पर नेस्तनाबूद है। इस समय कोई भी गठजोड़ काम नहीं कर रहा। दूसरा विषय जो सबसे महत्वपूर्ण, भाई साहब कह रहे थे उमाशंकर जी कि इनके यहां विधायकों में आपने कहा कि जाने नहीं दिया गया। राजनीति करने का पूरा अवसर है, लेकिन किसी की मृत्यु पर राजनीति करना यह कहीं शोभा नहीं देता। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है। जो वहां के जिला अधिकारी को उपयुक्त लगा उसने निर्णय लिया। इसमें योगी सरकार को आक्षेपित करना कतई उचित नहीं है। वहां का लोकल विधायक है, लोकल प्रशासन ने उसने निर्णय लिया, आपको अनुमति लेनी चाहिए थी, उसके बाद वहां जाना चाहिए था। तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर आपने कहा अभी बलात्कार की बात हो रही थी कि आंकड़े कि क्या आंकड़े, तो बता दूं कि हम दूसरे आंकड़ों में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं नेहा जी आप मुझे टोकेंगी कि पिछली बातें मत गिनाइए, सपा में क्या होता था, बसपा में क्या होता था, कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन हम अपनी ही सरकार के पिछले साल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। में डकैती, लूट और हत्या, बलात्कार में भारी कमी आई है। गुंडे माफियाओं के खिलाफ बीते साल में सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। लूट की 792 घटनाएं, जो कि बीते साल की अपेक्षा 42.57% की कमी है। हत्या में 2032 घटनाएं, जो बीते साल की अपेक्षा 7.80% की कमी है। बलात्कार तक की 1216 घटनाएं, जिनमें अभी तक 28.23% कमी आई है। अगर गुंडा एक्ट की बात करें, कुमार अशोक जी, बस एक लाइन कुमार अशोक जी, सवाल सुन लीजिए गुंडा सर। एक्ट की बात करें क्यों विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा? क्यों विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा? एक लाइन मुझे पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूं। मैं एक लाइन पूरी कर दूं। 17,908 गैंगस्टर एक्ट में 2346 लोगों को रासुका के तहत जेल भेजा गया है। अब आप ये देखिए, जहां पर पुलिस में इंस्पेक्टर 354 बर्खास्त हुए हैं, सिपाही 1667 बर्खास्त हुए हैं और डिप्टी एसपी 16 बर्खास्त हुए हैं और आईपीएस और पीपीएस जो अधिकारी है 9 अटैच हुए हैं। इतनी कड़ी कार्रवाई आज तक, मैं पूरे चैलेंज पूर्वक कहता हूं, अगर इसके पहले किसी विपक्ष ने या किसी सरकार ने किया हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनको नहीं देखना चाहते। मैंने कहा बरसात का समय है, टर टर की आवाज सुनाई देगी, बरसात समाप्त होते ही आवाज बंद हो जाएगी। नेहा जी मुझे जवाब देना था जी। ठीक, नेहा जी देखिए, ये सरकार चाहे वो योगी जी की हो या मोदी जी को, हम लोगों ने देखा है और आप ही लोगों ने दिखाया है। इतनी झूठी सरकार है जो आंकड़ों को नए तरीके से गणना करती है, आंकड़ों को छिपाती है। अधिकारी कहते हैं नहीं मुझे आंकड़े देने हैं तो उनको हटा देती है। एनएसएसओ के मामले में, बेरोजगारी के मामले में जब अधिकारियों ने कहा नहीं ये 45 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी है तो इन्होंने उनको हटा दिया। जीडीपी के गणना का तरीका बदल दिया। और ये जो आंकड़े लेके अशोक जी बैठे हैं, ये यूपी सरकार ने खुद जारी किया है। लेकिन विरोधाभास देखिए, अगर यूपी सरकार ने अपने बचाव में जारी किया है तो इसका मतलब कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भारत सरकार की उनके अंडर में है और उन्होंने भी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा वो भी हर साल जारी करते हैं। हालांकि इस बार 2 साल छिपाया और फिर जारी किया। उसमें एनसीआरबी के डेटा में है कि उत्तर प्रदेश 11 संगीन अपराधों के मामले में, सवाल वही है मेरा उमाशंकर जी, जिसमें महिला तमाम मुद्दे होते हुए भी अत्याचार है, जिसमें बच्चों पर अत्याचार है, जिसमें मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल की चोरी के मामले हैं, जिसमें साइबर क्राइम के मामले हैं, हत्या के मामले हैं, डकैती, छिनैती और राजधानी के मामले हैं, अपहरण के मामले हैं। ये सवाल यही है कि इतने तमाम मुद्दे होते हुए ये भारत सरकार सुन लीजिए सवाल भी सुनिए। का डाटा कह रहा है। ठीक है
सवाल इस बात को एक पूछिए नेहा जी सेकंड सर, कि अगर आऊंगे ऐसा आपके पास, है, तो आऊंगे अशोक अपराधी जी। के- अपराधी के पक्ष में बयान इन्होंने क्यों दिया? ठीक है, अरे हम नहीं, ये अपराधी को क्यों बचा रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले नाम ये पे बचा रहे हैं, अमित कोई शाह खत्री जी के नाम पे बचा रहा है या योगी कोई जी यादव के नाम पे बचा रहा है। विनय जी, नहीं ऐसा नहीं। क्यों जा रहा है? विनय सिंह बिंद जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, इतने विषय है विनय जी, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। विनय जी, इतने विषय है प्रदेश में, फिर क्यों आखिर जात पात की राजनीति की जाती है? क्यों अब सपा को ये याद आ गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाएंगे? क्यों सर? एक सेकंड, नहीं एक सेकंड सर, अगर कुछ कहना चाहते हैं हैंड रेज करिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बात रखिए। बिन्नी जी से सवाल है मेरा। मैं आपकी सारी बातों का जवाब देता हूं। अभी आप हमारे बीजेपी के बड़े भाई ने बताया कि मौत पे सियासत नहीं होना चाहिए। वो पार्टी कहती है मौत पे सियासत नहीं होना चाहिए जो पुलवामा के शहीदों के मौत पे सियासत प्रधानमंत्री खड़ा होकर के मन से कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम वोट दिए। वो पार्टी कहती है मौत पे सियासत नहीं हो सकती है। बहुत हास्यपद है। दूसरी चीज, अभी बड़े भाई जहां से आंकड़े लेकर के आए हैं वहीं पर ये भी आंकड़े दिए हुए हैं कि पिछली साल 136 हत्या दर्ज था और इस साल बढ़ करके वह 240 हुआ है। ये घटा है या बढ़ा है, ये अपने शब्दों में ही बता सकते हैं। सर, मैंने जो सवाल पूछा आपसे वो ये है कि भगवान परशुराम की याद क्यों आई? क्यों आई भगवान परशुराम की याद? क्यों ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है? मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। बिन्नी जी, जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कार्यों के नाम से जाने जाते हैं, अपने कार्यों के विजन से जाने जाते हैं, उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी महाराज आने वाले समय में हत्या प्रदेश के नाम से जाने जाएंगे। और रही बात मूर्ति की, अगर हम किसी की मूर्ति लगाते हैं, अगर हम किसी भगवान मर्यादा भगवान की मूर्ति लगाते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर हम किसी का आदर करते हैं तो इसमें गलत क्या है? इतनी छटपटाहट क्यों है? इतनी छटपटाहट क्यों है? आप मूर्ति लगाने के मसले पर ही आप लोग राजनीति करते रहे, डीएसपी को कटघरे में खड़े करते रहे, इसलिए ये सवाल बनता है सर। अगर हम भगवान परशुराम को की मूर्ति लगाते हैं तो आपको छटपटाहट क्यों है? लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव से एंड पहले ही क्यों याद आ जाती है? ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को बताइए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को बताइए। पटेल जी की मूर्ति लगी थी, सबने स्वागत किया था। आपने सिर्फ मूर्तियों का काम किया है, मूर्ति लगाने के सिवा कुछ नहीं किया है। आपने देश को भरमाने का, प्रदेश को भरमाने का काम किया है। राम कथा के तेई अधिकारी जिनकी सत्संगत अति प्यारी, सबसे स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, जो पिता के बलिदाता, जो माँ पिता के कहने पर अपने माता की गर्दन उड़ा देता है, ऐसा परशुराम जो पितृभक्त है, जो भगवान राम का भक्त है और उनको सारंग पानी देता है और उनसे कहता है कि उनको जो है क्षमा मंदिर दो भ्राता, उनके दोनों भाइयों से माफी मांगने वाला ऐसा परशुराम, उसको मुझे अपमान नहीं कर सकते। आप भगवान अरे इन्होंने तो अपमान पहले ही कर दिया है। भगवान परशुराम के जयंती पे उनकी छुट्टी को खत्म करके उनको महापुरुष के दायरे में खड़ा कर दिया। एक एक करके देखिए, एक एक करके अपनी बात नहीं है, तरीके से इन्होंने पहले ही कह दिया ये भगवान नहीं है, ये एक साधारण मनुष्य है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया है। एक एक करके परशुराम कहिए आप, वो भगवान परशुराम जी को भगवान नहीं मानते क्या? क्या बीजेपी परशुराम जी को भगवान परशुराम नहीं मानती? नहीं मानती है, नहीं मानती है, नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड सर, एक सेकंड बोलने दीजिए ना, एक सेकंड विनय जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। कैंसिल करके उसी समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम भगवान नहीं, ये महापुरुष के दायरे में आते हैं। इन्होंने पहले ही अपमान किया है भगवान परशुराम का, इन्होंने पहले ही अपमान किया है। अगर आप मूर्ति लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? जो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या? सुनिए मेरी बात को, सुनने नहीं देगा तो बोलेंगे कैसे आप? सुनिए ध्यान से उस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप वो व्यक्ति उनकी मूर्ति लगाने की बात कह रहा है जो अपने पिता को जेल भेजने की बात करता हो, जो अपने पिता को गद्दी से फेंक देता हो, वो उनकी मूर्ति कैसे लगवा सकता है? जो अब ये बात मत कहिए, अब मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब मैं इस पर कहना नहीं चाहता हूँ, इस पर कहना नहीं चाहता हूँ। वो अपने देश को चला रहा है, जो भारतीय
संस्कृति को नहीं मानता है। लेकिन वो लेकिन देश को लेकिन गिरा रहा है, एक सेकंड जो भारतीय संस्कृति और परंपरा एक को नहीं सेकंड। मानता है। क्या बात करते हैं आप? इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं। आपने कैसे कह दिया? चाणक्य भी है। नहीं ठीक है, एक एक करके देखिए, अपनी बात रखिए। जो भारतीय संस्कृति और परंपरा, लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर ही है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महज कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में चुनाव से ऐन पहले ही क्यों ये मूर्ति पर सियासत हो रही है? और अगर मूर्ति लगाना इतना ही जरूरी है तो बीएसपी ने जब लगाई थी तो क्यों उन पे निशाने साधे जाते थे? ये यहाँ बड़ा सवाल बन जाता है। दरअसल लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं यूपी में विधानसभा सत्र और विपक्ष की सियासत की। दरअसल एक तरफ विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की सियासत किस कदर हावी है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ संसद से लेकर ये कहा जा सकता है विधानसभा सत्र से लेकर सड़क तक लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर विनय सिंह बिन्नी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सर ठीक है, अगर आप लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल संसद में उठाया जा रहा है, लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि सत्र को चलना या विधानसभा सत्र को चलने देना भी बहुत जरूरी है? 3 दिन का सत्र है, अगर उसमें भी कामकाज नहीं होंगे तो जनता ऐसे विषयों को कहीं ना कहीं दूर ये विषय हो जाएंगे जिससे सीधे जनता लाभान्वित होती है। देखिए, सत्र चलना चाहिए, इसमें कहीं दुविधा नहीं है, सत्र चलना चाहिए, लेकिन जो बेसिक मुद्दे रहे हैं उसको तो उठाया ही जाएगा। इन्होंने कोरोना सी लड़ाई में इन्होंने कहा ये तैयारी की गई। भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री इसी कोरोना में मर गए उसी बीमारी से। इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है? इन्होंने जनता के लिए कोई तैयारी कर नहीं रखी। इन सब सारे विषयों को उठाया जाना जरूरी है। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जो हालत है अपराध के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, तो क्या इन सब चीजों को उठाया नहीं जा सकता है? बिल्कुल उठाया जाएगा और मजबूती से उठाया जाएगा। चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हर जगह इन मुद्दों को उठाया जाएगा। जिस तरह से जनता के साथ दुर्व्यवहार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिस तरह से धोखा कर रही है, जिस तरह से छलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सदन से लेकर के सड़क तक हम अपनी बातों को उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रोकने का प्रयास करती है तो यह रुकने वाले समाजवादी नहीं है, यह निरंतर अपनी बात को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, उमा शंकर जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, दलितों के सहारे सर क्या सत्ता की कुर्सी पाने की जो एक मुश्किल डगर है वो आसान होगी क्या? और क्या दलितों के सहारे ये माना जाए कि बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? देखिए नेहा जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आप इन चीजों को सियासत से जोड़ें। अगर आप इन चीजों को सियासत कह रही हैं तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। क्या दलितों के यहाँ या ब्राह्मणों के यहाँ या किसी भी लड़की के यहाँ जो शाहजहांपुर में या उन्नाव में या कानपुर में जहां कहीं भी हत्याएं हो रही हैं, लोग पीड़ित हैं, उनके परिवार के साथ मिलकर सहानुभूति सांत्वना देना और उनकी लड़ाई लड़ना, अगर इसको आप नकारात्मक सियासत समझ रही हैं तो आप समझें। लेकिन मैं आपके दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी अन्याय होगा आपके खिलाफ, जहां कहीं भी आपके खिलाफ पीड़ा की अनुभूति आपको होगी, वहां कांग्रेस पार्टी और उसके नेता खड़े दिखाई देंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हुए दिखाई देंगे। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आज बताइए सुरक्षित कौन है? दलित सुरक्षित नहीं, ब्राह्मण नहीं सुरक्षित है, यादव नहीं सुरक्षित है, मुस्लिम नहीं सुरक्षित है, वकील नहीं सुरक्षित है, व्यापारी नहीं सुरक्षित है, छात्र छात्राएं नहीं सुरक्षित है, महिला और बेटी नहीं सुरक्षित है, बालिग नाबालिग नहीं सुरक्षित है, और यहां तक कि पत्रकार विक्रम जोशी गाजियाबाद आपने देखा, पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। और अगर कोई पत्रकार सच को दिखाने की कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ एफआईआर करके जेल भेजने का काम करती है। इसी लखनऊ में हम लोगों ने पत्रकार को जेल भेजते हुए देखा है। ये इस तरीके की सरकार है कि आप इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। अजय कुमार लल्लू जी को 1 महीने तक गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनूप पटेल को आज तक इन्होंने जेल में डाल रखा है। ये कौन सी सरकार है? इतनी तानाशाही, इतनी नैतिकता विहीन सरकार। ठीक है, कुमार अशोक अपने ऊपर से क्या कर रही है? योगी जी ने
अपने ऊपर से मुकदमे हटाने के काम का काम किया है। चिन्मयानंद जो गृह राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, बलात्कार का मुकदमा था उनके ऊपर, योगी जी ने वो मुकदमा हटाने का काम किया। ये कौन सी नैतिकता? योगी जी के ऊपर खुद मुकदमे थे, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के ऊपर खुद मुकदमे थे। ठीक है सर, रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। कुमार अशोक जी, सरकार आज तक नहीं, कुमार अशोक जी, ठीक है सर, ठीक है, संविधान का कोई मायने नहीं, ठीक है। कुमार अशोक जी, विपक्ष की किस कदर तेवर हाइक है ये आपको समझ आ रहा होगा। कुमार बिन्नी जी भी हमारे साथ हैं, विनय सिंह बिन्नी जी, और साथ ही उमाशंकर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तेवरों के साथ तैयार है कि सड़क से लेकर विधानसभा सत्र तक जो सरकार है उसको घेरना है। तो क्या इस बीच ये 16 विधेयक पास कराना और ऐसे काम करना जिससे सीधे जनता लाभान्वित हो, ये कितना चुनौतीपूर्ण है अभी सरकार के लिए? नेहा जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनार्दन जिसके साथ होते हैं वही अर्जुन होता है। जनता जनार्दन योगी आदित्यनाथ के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये कुछ भी हथकंडे अपनाए, मैंने आपसे पहले कहा विपक्ष विहीन इनके पास मुद्दा है नहीं कोई। सर ये कॉन्फिडेंट है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, मैं जो बात कह रहा हूँ, जनता के अधिकारों को कैद कर रखा है। सर ये जनता जनार्दन है, कांग्रेस ये तो अपना फैसला वोट की चोट देती है। जनता जनार्दन है। पिछली बार आपको चुना, अगर अच्छा काम करेंगे तो अगली बार फिर चुनेगी, और अगर नहीं करेंगे अगली बार उठने लायक नहीं छोड़ेंगे जनता, और अगर नहीं करेंगे जनता को उठने लायक नहीं छोड़ेंगे अगली बार। सबक सिखाना भी जनता जानती है। कॉन्फिडेंट है, जिनकी गाड़ियां पलट रहे हैं वही सरकार पलट देंगे। नेहा जी अपनी बात ठीक है, सुन लेते पलट रहे हैं, सुन लेते, वही इनकी सरकार पलटेंगे। ठीक है कुमार अशोक जी, हमारी बात पूरी कर लें, ठीक है बिल्कुल, फिर मैं सारी बातों का जवाब दूंगा वन बाय वन। ठीक है। कांग्रेस चाहती है कि हिंदू सेकुलरिज्म के मरीज बनके, हिंदू सेकुलरिज्म का मरीज बन जाओ और अपनी संस्कृति, त्योहार, धर्म सब भुला करके सिर्फ जातिवाद में अड़ंगा लगा करके, जातिवाद में अड़ के जनता को भुलाओ। आज योगी आदित्यनाथ की छवि ब्राह्मण विरोधी बनाने का एक प्रयास हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। मैंने आपके सामने रखा कि वो ब्राह्मण जो एनकाउंटर हुए हैं, जिन अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, उन अपराधियों में 154 एनकाउंटर में 48 अल्पसंख्यक हैं और 11 मात्र ब्राह्मण हैं, 37 क्षत्रिय हैं, विरोधी भी है, 37 क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय विरोधी यादव है। ऐसी स्थितियों में आप अपराधी, ये झूठे आंकड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। ये झूठे आंकड़े, इतने ब्राह्मण केवल विकास दुबे के मामले में 3 दिन के अंदर मार दिए गए। ये झूठे आंकड़े हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को साथ लेकर खुशी शुक्ला का क्या अपराध था? खुशी शुक्ला का क्या अपराध था? क्या वो अपराधी थी? अरे मुझे क्या खुशी शुक्ला अपराधी थी? बोलने देंगे विनय जी? खुशी आज कि आप लोग जो है किसी को बोलने भी नहीं देंगे। अरे कम से कम मेरी आवाज मत दबाइए भाई, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप लोग तो सड़क। ठीक है रखिए अपनी बात। लोगों को कौन दबाएगा? आपने सबको दबा रखा है। गुंडागर्दी कोई तो हमने रोका है। आज जहां तक अभी ये निविदा की बात कर रहे थे, आने के तत्काल बाद 1 लाख रुपए तक की निविदा भी आज हमारी ऑनलाइन हो रही है। कोई टेंडर, कोई निविदा आज हमारे यहाँ इस तरह नहीं बढ़ रही जो इनके यहाँ बंदर बाट हुआ करती थी। उसका भी एक अंदर से नेताओं में रोष है। ठीक है यहाँ के नेता उस पर कह रहे हैं कि तो हमारे यहाँ जो भी काम है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी निर्णय लिया गया, अगर मूर्तियां बनाने से, मैंने पहले भी कहा कि अगर विकास होता तो उत्तर प्रदेश सबसे विकसित शहर होता पूरे के पूरे एशिया में। अब जहां तक भगवान परशुराम की मूर्ति की बात है, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने में किसी धन्यवाद, आपने भगवान परशुराम कहा, लेकिन भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात आई कहां से? आज इस कोरोना काल में जहां चारों तरफ लोग भुखमरी के लिए त्रस्त है, जहां लोग रोजगार के लिए त्रस्त है, जहां सब तरह से मतलब आप मान रहे हैं, वहां पर आज सिर्फ एकमात्र खाली नरेंद्र मोदी की सरकार आज घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रही है। कहीं कांग्रेस, कहीं सपा दिखी नहीं, कहीं नहीं दिखी। ये जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि कहीं ये सेवा के भाव से नहीं उतरे। ठीक है उमाशंकर जी, ठीक है सर, ठीक है, पहुंचाने की चिंता की, ठीक है सर, ना उनका सहयोग किया। उमाशंकर जी सवाल इस बात को लेकर है, फिर क्यों इसे एक सेकंड एक तरफ उमाशंकर जी, एक सेकंड सर, मैं आऊंगी आपके पास। 5 किलो चना
और एक किलो चना 5 किलो चावल पे जनता को खरीदना चाहते हैं। ये यहाँ युवा बेरोजगारों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो चना लायक बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार पढ़ लिख करके नौकरी पाए। इन्होंने ये नौकरियां खा गए। इस कोरोना काल में 2 करोड़ लोग नौकरी से बाहर हुए हैं। ये क्या बताएंगे? आज ये चैनल पे बैठ करके खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार के समय में लोग भूखमरी के शिकार हैं। सर एक सेकंड, देखिए ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए सर। भूखमरी के नहीं, इस डिबेट को एक निष्कर्ष तक पहुंचने दीजिए सर। ऐसे मत करिए कि जो आप सोच के आए हैं वही आपको बोलना है। जो मुद्दा चल रहा है, जो विषय है, उस पर आप बात रखिए। नहीं, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं। और अपनी बारी का इंतजार करिए। नेहा जी, जिंदा इंसान की सुविधाएं उपलब्ध ना हो पाके, उनकी सेवा न करके आप मूर्तियां लगाने का लोक लुभावन नारा दे रहे हैं। आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज सबसे स्थिति आपने देश को भ्रमित कर रखा है। तौर पर आपने देश को भ्रमित कर रखा है। हो जाने दीजिए। डमरू बजा करके, केवल मदारी का काम करके। नहीं, मूर्ति लगाने की सर क्या दिक्कत है? अगर मूर्ति कोई लगाना चाहता है तो ठीक है। आज खड़े होने की स्थिति में आ गई। जब जन क्रांति आंदोलन की बात आ गई तो आपको दिक्कत होने लगा, आपको डर होने लगा। इस जनता जनार्दन से आप भयभीत हो चुके हैं क्योंकि आपने 3.5 साल में विनय जी रुक जाइए। कोई काम नहीं किया है। तुम्हारा शोक जी, आप जनता देखिए इस तरह से करेंगे मुझे आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मैं नहीं इस तरह से नहीं हूँ। देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुख्य जो मुद्दा है वो पीछे छूट जाएगा सर। इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं करिए प्लीज। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ मैं। आप नहीं ऐसे नहीं, बात तो पूरा होने से पहले नहीं ठीक है, एक सेकंड, नहीं डिबेट होती है। ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। इस तरह से नहीं, ठीक है। उमा शंकर जी देखिए, मैंने आपको कहा क्या कि आपके हाथ बिल्कुल बहुत शालीनता के साथ सर नहीं ऐसे नहीं। देखिए अशोक जी, कुमार अशोक जी, देखिए मजबूरन मुझे आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी सर। ऐसे नहीं होता है ना। आप एक एक करके अपनी बात रखिए। ये नहीं, आपने क्या समझ रखा है? ये चुनावी मंच है क्या आप लोगों का? ये चुनावी मंच है आप लोगों का? आप कुछ भी आएंगे बोलते जाएंगे। 1 घंटे से मैं आपको चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को सुनाई नहीं देता है क्या? मैं आप लोगों की आवाज डाउन करवा दूंगी, फिर आप जितना बोलना चाहे बोल सकते हैं। आज एक एक करके सर अपनी बात रखिए। इस तरह से नहीं। उमा शंकर जी का टाइम है, रुक जाइए सर। मैं आपके पास आऊंगी सर। संगठित आज ब्राह्मण, देखिए मेरा टर्न है और ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। एक शालीनता के साथ, ठीक बात को लालच लग रहा है। देखिए ये आपका सम्मान संगठित होकर के ब्राह्मण वोट देने लगा है। ये आज जो ब्राह्मण संगठित होकर वोट देने लगा है, पूरा उत्तर प्रदेश आराम देने के लिए निकला है। उमा शंकर जी, प्रदेश संगठित है। उमा शंकर जी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि अगर अपराधियों को उनके किए की सजा मिल रही है, नहीं ऐसे प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाएंगे। आपके हत्याएं कोई माफ नहीं कर सकता। आपने कितने ब्राह्मणों का कत्ल कराया? यही मुलायम सिंह कहते थे, काला नाग और ब्राह्मण आए तो पहले ब्राह्मण को मार दो। ऐसे डिबेट होगी सर। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए सर। चुनाव से पहले सर आप लोगों को बहुत मंच मिलेंगे जहां पर आप अपनी बात रख सके, लेकिन ये चुनावी मंच नहीं है सर। ठीक है, एक एक करके आप अपनी बात रखिए और जिस सवाल का जवाब पूछा जाए उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। इस तरह से नहीं, बहुत देर से मैं आप लोगों को सुन रही हूँ कि इस तरह से डिबेट नहीं होती। प्लीज इस तरह से मत करिए आप लोग। उमा शंकर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां हैं सर प्रदेश में, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ ऊंचा है, हत्या हो रही है, लूटपाट हो रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। सर अगर अपराधियों को उनके किए की सजा मिल रही है, फिर उसमें जात पात क्यों ढूंढते हैं आप लोग? नेहा जी आप देखिए बात को समझिए। जो मैं कहना चाहता हूँ, 2 आंकड़े लेके ये आए थे और इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उनके आंकड़ों पे मत जाइए आप। के गृह मंत्री उनके आंकड़ों पे मत जाइए। जो आंकड़ा है फैक्ट, उनकी बात करिए। बात तो वहीं से होगी ना। देश के गृह मंत्री का आंकड़ा सही है
या उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री योगी जी स्वयं है, उनका आंकड़ा सही है? पहले ये दोनों आपस में तय कर ले, फिर जनता मान लेगी कि कौन सा आंकड़ा हमें मानना है। एक बात। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए ब्राह्मण 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 3 बार अशोक जी ने कह दिया। आप बताइए, प्रभात मिश्रा जो 16 साल का नाबालिग लड़का था, जिसके खिलाफ एक भी हिस्ट्री शीट नहीं था, एक मुकदमे तक नहीं दर्ज थे, उसका इनकाउंटर करना इस सरकार की मर्दानगी है। खुशी दुबे जिसका भी जिक्र मेहंदी नहीं छुटी थी, मेहंदी नहीं उतरी थी, खुशी देवी की मेहंदी नहीं उतरी थी, उसको आपने जेल में डाल दिया, आपने खुशी दुबे को जेल में डाल दिया। क्या खुशी दुबे गैंगस्टर थी? आप ब्राह्मणों की आवाज दबा भूलिए कि गोली क्या खुशी दुबे कौन थी? क्या खुशी दुबे ने गोली चलाया? तो फिर आप लोग कोई करने लगे, एक एक करके अपनी बात करें, एक एक करके। ये कैसे? नहीं नहीं नहीं, अपना हैंड रेस करिए सर। पुलिस वाले भी मारे गए थे, के खिलाफ इस तरीके की सर आप लोगों से एक सेकंड, ऐसे नहीं सर, आप लोगों से जनता उम्मीद करती है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। एक एक करके 2 दिन की सुहागन, तीसरे दिन की विधवा, उसको आपने षड्यंत्रकारी बना के जेल में डाल दिया। सर एक सेकंड, 16 साल का गोली मार दी। कांवड़ यात्रा नहीं उमाशंकर जी, एक सेकंड सर। आज ये हिंदू की बात ना करे, हिंदू की बात ना करे, कांवड़ यात्रा कोई कौन सी मर्दानगी है? पूछ रहा हूँ मैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, यहाँ कांवड़ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ कांवड़ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ हत्या प्रदेश पे बात हो रही है। आज जो उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बना उस पर बात हो रही है। को दबाएंगे, आपकी पुलिस ब्राह्मणों पर मर्दानगी दिखाएगी। 12 साल के बच्चे पर मारे गए पुलिस वाले वो ब्राह्मण थे। खुशी दुबे क्या थी? क्या खुशी दुबे? देखिए इस तरह से डिबेट नहीं होती, और ये वाकई शर्मनाक है सर। मैं आप लोगों को इतनी देर से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जितना रट के आए हैं, जितना सोच के आए हैं, आपको उतना ही बोले जा रहे हैं। ये मैं 10 बार आपको कह चुकी हूँ कि चुनावी मंच नहीं है सर। आप लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चुनाव से पहले कि आप अपनी बातों को रखिए, एक दूसरे पर छीटाकशी करिए, लेकिन यहाँ पर तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका तो कम से कम जवाब दीजिए। आप जो सवाल पूछा जाता है उसको जवाब देते नहीं, आप फिर उस मसले पर आ जाते हैं जिसको आप बोलना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता डिबेट। हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन मसलों को उठा रहे हैं जिससे जनता लाभान्वित हो सके, लेकिन आप लोगों को उन पर बात ही नहीं करनी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, और यही इस डिबेट में देखने के लिए मिला। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।